अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 लाख। लातादाद शकूक शुबहात और तनाज़ात के बाद सिंध के 16 अजला में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुकम्मल हो चुका है। कुछ ताखीर से ही सही, लेकिन नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जमात इस्लामी समेत हर जमात अपनी अपनी जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन अब तक के सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कराची के 7 अजला समेत हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल, बदीन हर जगह पर अपने सियासी मुखालिफिन को पिछाड़ कर रख दिया है और वो हर जगह से तमाम जमातों पर सबकत हासिल किए हुए हैं। अगर कराची की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शहर की 235 यूनियन कमेटीज के इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 80 नशस्तें लेकर सबसे आगे है, जबकि जमात इस्लामी 49 नशस्तों के साथ दूसरे और तहरीक इंसाफ 28 यूनियन कमेटियों में कामयाबी हासिल करने के बाद तीसरे नंबर पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन का बताना है कि शहर की 75 नशस्तों पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बताए जाना बाकी हैं। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में हैदराबाद डिवीजन समेत अंदरून सिंध के कई अजला के अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 921 नशस्तें जीतकर सबसे आगे है। हैदराबाद डिवीजन में आजाद उम्मीदवार 76 नशस्तें लेने में कामयाब रहे, जबकि तहरीक इंसाफ 101, जमात इस्लामी 85 और जीडीए 11 नशस्तों पर कामयाब हुई है। इसके अलावा हैदराबाद में सिंध यूनाइटेड पार्टी के 8 और जेयूआईफे के 11 उम्मीदवार मैदान मार चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने दादू, मटियारी, जामशोरो, टंडोला यार, टंडो मोहम्मद खान, बदीन, ठट्ठा और सजावल की जिला काउंसिलों में बरतरी हासिल कर ली है, जबकि टंडोला यार में म्यूनिसिपल कमेटी में भी मैदान मारा है। म्यूनिसिपल कमेटी दादू, बोलहारी, मटियारी, जूही, कोटरी और सेवन शरीफ में भी पीपल्स पार्टी सबसे आगे है। कमेटी मेहड़ में लियाकत जतोई की हिमायत याफ्ता पीटीआई के उम्मीदवारों ने बरतरी हासिल की है। पीपल्स पार्टी के कराची समेत दीगर अजला में जीत इस बात का सबूत है कि सिंध पीपल्स पार्टी का मजबूत गढ़ है। अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी कराची में अपना मेयर बनाने की मुकम्मल पोजीशन में दिखाई देती है, लेकिन इसके बावजूद जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ तीनों जमातें अपने मेयर के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ है। पीपल्स पार्टी बरतरी के बावजूद दूसरी जमातों को साथ लेकर चलने की ख्वाहिशमंद है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी ने इस बात का इजहार भी किया है और बताया कि हमारा तहरीक इंसाफ से बात करने का कोई इरादा नहीं है, पीटीआई को छोड़कर बाकी तमाम जमातों से बात हो सकती है। उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अभी तो बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा ये तो कहना कबल वक्त है। मैंने कहा ना आज तो अभी हम जो मुकम्मल नताइज आ रहे हैं अभी तो उसको इकट्ठे कर रहे हैं और एग्जैक्ट नंबर जब हमारे पास भी आ जाएगा, उनके पास भी आ जाएगा, बाकी जमातों को भी आ जाएगा, तो उसके बाद जरा बेहतर पोजीशन होगी, हम कह सकेंगे क्या हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि पीटीआई के अलावा हम तमाम जमातों से बातचीत करेंगे। सईद गनी ने जिस खदशे का इजहार किया, इसी खदशे को तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सच साबित किया जा रहा है, क्योंकि निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने जमात इस्लामी की सपोर्ट का ऐलान करते हुए कहा कि वो किसी से इत्तेहाद तो नहीं करेंगे, लेकिन पीटीआई को लीड ना मिली तो जमात इस्लामी को गैर मशरूत सपोर्ट करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बज़ाहिर बड़ी बुरी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। इतनी कम नशस्तों और शिकस्त के असबाब क्या है, इस पर भी प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, आखिरी वक्त तक काफ़ी कन्फ्यूजन रही और फिर हमने देखा कि आरटीएस तो इसमें नहीं बैठा, मैनुअल तरीक़ाकार से इंतखाब हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जितनी सुस्त रवि का शिकार ये नताइज रहे हैं, ये भी अपनी मिसाल आप हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा आउट परफॉर्म किया है कंप्रीहेंसिवली इन इंतखाबात के अंदर। जो अब तक के नताइज हैं उसमें 80 नशस्तें दिखाई दे रही हैं। इस गैर मामूली परफॉर्मेंस की वजूहात क्या है सर? जी नासिर हुसैन शाह साहब, आप तक आवाज़ पहुंच रही है मेरी? जी सर, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर। मेरा ख्याल है गालिबन उस वक्त तक आप तक आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। मैंने सवाल आपसे ये किया, मैं फिर रख देता हूं आपके सामने सर, कि नताइज में सुस्त रवि रही, कोई आरटीएस नहीं बैठा, आरटीएस था ही नहीं, मैनुअल तरीक़ाकार था, लेकिन बहुत स्लो रहा, जिसके ऊपर बहुत शकूक व शुबहात भी हुए। इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आउट परफॉर्म अगर कहा जाए किया है तो शायद गलत नहीं होगा। क्या वजह है? नंबर वन ये कि नताइज में सुस्त रवि, शकूक व शुबहात, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में इतना कॉम्प्रीहेंसिवली अभी तक लीड कर रही है। हाउ डू यू सी दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, ये जो अजीब सा तासुर दिया जा रहा है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी बड़ी तादाद में उसके लोग या टिकट होल्डर्स कैसे जीत रहे हैं, और कराची में इसको बड़ा फोकस किया जा रहा है। बड़ी हमें हैरत होती है कि जब 2018 के इलेक्शन में
पीटीआई के लोगों का रिजल्ट आ रहे थे, उस वक्त तो कोई बहुत ज़्यादा हैरत नहीं हुई थी कि जब लियारी से भी इनको जिता दिया गया था, 9-0 से भी इनको जिता दिया गया था, और आरटीएस बहादुर ने इनके बहुत से लोगों को जो घर सोने चले गए थे वो भी बाद में उनको दिखा दिया गया, जीत गए। यहाँ पे जो मेरे चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका जो विज़न है, उनकी जो खिदमत है, जो तरक्की का एक सफ़र है, जो उन्होंने उनके विज़न को पूरा करने के लिए सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम ने दिन रात यहाँ पे काम किया, और लोगों ने देखा कि कराची में अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो वो सिंध गवर्नमेंट ही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। और बहुत सारे वो अजला हैं जहाँ पे हमें काउंसलर भी या चेयरमैन भी नहीं होते थे यूसी के, इस दफ़ा वहाँ पे बड़ी अक्सरियत से हमारे लोग जीते हैं। और उसकी वजह क्या है, आपकी मीडिया पे है कि मिसाल के तौर पर कोरंगी ले लें, कुछ और डिस्ट्रिक्ट ले लें जहाँ पे हमें इतनी कभी पजीराई नहीं मिली थी, उसके बावजूद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने खुसूसी तौर पर उन इलाकों के लिए बहुत फंड्स दिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया, और भी बहुत वहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ दी गई। तो वो ये उसका जवाब है, लोगों ने वो हमें जो है सिला दिया है, और हमारे लोग बड़ी तादाद में जीते हैं। आप ये समझते हैं कि लोगों ने रियलाइज किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत, क्योंकि सूबे में हुकूमत है, एम्पावर्ड ज्यादा है, इसलिए कराची को पीपल्स पार्टी दे सकती है, जैसे आप कह रहे हैं। अब मेरे सवाल का पहला हिस्सा ये था कि उस वक्त तो चलिए आरटीएस बैठा और इल्जाम लगता रहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके जताया गया है। अब अगर इस बयानिए को तकवीयत मिले कि वही पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है, या पीपल्स पार्टी को किसी ने, ऑल्दो आरटीएस तो नहीं था, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि रिजल्ट्स बहुत सुस्त रवि का शिकार रहे हैं, मैनुअल तरीकाकार से भी, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे, इस आर्गुमेंट को? जी बिल्कुल, देखिए रेहान तारिक साहब, जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया है इलेक्शन में, उन सब के एजेंट्स के पास वो जो उस वहाँ के प्रिजाइडिंग अफसर की जो एक रिटन का एक फॉर्म होता है, वो सबके पास मौजूद है। हुआ ये है, ज़रूर इसमें ताख़ीर हुई है, जिस पे हमें भी तशवीश थी और है। आपके इल्म में है कि सईद गनी साहब ने भी रात को ये बयान दिया कि इनमें ज़्यादा ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये सारा मैन्युअली हो रहा है, और फिर जो आरओज़ हैं उनको 8-8 यूसीज दी गई हैं, तो दूसरा ये है कि ये कोई एक जैसे एमपीए एमएनएस के तो कैंडिडेट बहुत कम होते हैं ना, यहाँ पे तो यूसी के नाज़मी जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, फिर काउंसलर भी जो है उनके लिए भी वोटिंग हो रही है। तो इन सब को कंपाइल करने में कुछ जगहों से ताख़ीर की शिकायत ज़रूर आई है, लेकिन अब तो मोस्टली सब जो रिजल्ट्स हैं वो आ गए हैं, और ये किसी ने शिकायत नहीं की कि जी वहाँ पे कहीं पे कोई धांधली हुई या कहीं पे कोई चेंज हुआ है। पीटीआई कह रही है, पीटीआई तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाने की बात कर रही है कि हम इसको अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, चाराजोई करेंगे। जी बिल्कुल, पीटीआई को हम कहते हैं कि वो आए, और आपने देखा कि कराची के लोगों ने पीटीआई को बिल्कुल आउट कर दिया। और ये क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं धांधली के, मुझे बताएं कि अभी जो इनके मेयर के कैंडिडेट थे खुर्रम शेर जमा साहिब, वो कहते फिर रहे हैं कि जी मेरे से धांधली हुई। उनके फॉर्म जो उनको दिए गए उनके एजेंट्स को, उनमें और अनाउंसमेंट जो हुई है, अगर उसमें कहीं पे कोई फ़र्क है तो वो दिखा दिया जाए। और ये जो इतने बड़े पॉपुलर लीडर हैं, इनसे आप फॉर्म 7 मंगाएं, कहीं पे इनको 103 वोट मिले हैं, कहीं पे 56 वोट मिले हैं, कहीं पे 38 वोट मिले हैं पोलिंग स्टेशंस पे। फिर ये किस बात का दावा कर रहे हैं? और फिर दीगर जमायत इस्लामी भी वहाँ पे हिस्सा ले रही है, और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे हिस्सा ले रही हैं, उन सबके वोट भी हैं। पीपल्स पार्टी ने कहाँ पे धांधली की, ये तो सब वोट सामने आ रहे हैं। असल इशू ये है कि जो वो एक झूठा बयानिया है खान साहब का, इमरान खान साहब का, उसका सफाया होता जा रहा है। ये 2 डिवीज़न के इलेक्शन थे रेहान साहब, एक हैदराबाद डिवीज़न
जिसमें 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट थे और हैदराबाद का शहर और दीगर इलाके भी थे, फिर कराची डिवीजन का भी था। सर तो यही तो इनको हैरानी है, मुकम्मल तौर पर सर यही तो लोगों हैरानी ने है उनके लिए भी और सबके लिए कि 14-14 एमएनएज यहां से एमपीएस पे दिस पॉइंट इन टाइम कहा जाता है। खान साहब की पॉपुलैरिटी, यानी खान साहब का तूती बोल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स बन रहे हैं, इमरान खान की मकबूलियत का ठाठे मार रही है इस वक्त, और एट दिस पॉइंट इन टाइम कराची जैसे शहर के अंदर पीटीआई के साथ ये सब कुछ हो जाना, ये तो मैं पीटीआई से पूछूंगा ना। ये सारे देखें अर्ज ये है कि ये इसी सोशल मीडिया के पहलवान हैं और उसी के तहत ये इसके बिल बोते पे ये सारी बातें कर रहे थे। आपने देखा शुरू से ही कहते थे कि 2018 में यहाँ का मैंडेट चोरी किया गया और वो जाहिर हो गया। आपको याद होगा कि फैसल वाडा साहब का बाई इलेक्शन हुआ था उनका जब दोबारा, तो ये कौन से नंबर पे आए थे। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। फिर ये जो एक बयानिया इन्होंने बना लिया, आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन्हें मलीर में भी हराया, इन्हें मुल्तान में भी हराया, और अब ये जो इलेक्शन है ये इनसे इनकी आंखें खुलनी चाहिए कि वो जो एक झूठा बयानिया खान साहब का इन्होंने बनाया हुआ है कि जी पता नहीं क्या है। और मैं ये भी रेहान तारिक साहब आपके तवस्सुत से सबको ये इत्तला भी दे दूं कि खान साहब अब माजी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इमरान खान कामयाब क्रिकेटर और नाकाम तरीन प्राइम मिनिस्टर के नाम पे हमेशा याद रखे जाएंगे। और ये जो इनको मौका मिला था 3 साल की बुनियाद पे कह रहे हैं और या इत्तला की बुनियाद पे कह रहे हैं नासिर हुसैन शाह साहब, क्योंकि अभी तक तो एक असेंबली डिसॉल्व कर चुके हैं, दूसरी करने जा रहे हैं, मरकज में वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने की एक पॉलिसी है, ये आप इत्तला की बुनियाद पे कह रहे हैं सर? मैं अर्ज करूं जी, मैं एक सियासी कारकुन हूं, वर्कर हूं सियासी, और मैं जो अपनी सियासी मेरी थोड़ी सी बसीरत कह लें, मैं उसके तहत कह रहा हूं। ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है रेहान साहब, कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिवीज़न का, ये इसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे है। और इससे पहले भी सिंध में 4 डिवीज़न के इलेक्शंस हो चुके हैं जिसमें भी 90% पीपल्स पार्टी के लोग कामयाब हुए। और यहाँ पे आप देखें पीपल्स पार्टी, जमायत इस्लामी और दीगर PMLN को भी वोट मिले हैं, JUI को भी वोट मिले हैं, और जो हैदराबाद डिवीजन में कुछ GDA सवाल भी है सर कि अभी पीपल्स पार्टी, लेकिन इनका सफाया हो गया है। ठीक, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भी पीपल्स पार्टी नहीं है, यानी अगर पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाना चाहती है तो उसे इत्तेहाद करना पड़ेगा, कोलिशन में जाना पड़ेगा। तो इस हवाले से कोई स्ट्रैटेजी बना लिया आपने? सईद गनी साहब कहते हैं पीटीआई को छोड़ के बाकी सबसे इत्तेहाद हो सकता है, तो कुछ जमात इस्लामी से बात हो गई? सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जमात इस्लामी। जी, सईद गनी साहब हमारे सीनियर पॉलिटिशियन हैं यहाँ के, और वो डिवीज़न प्रेसिडेंट भी हैं डिवीज़नल, और उनकी बड़ी मेहनत है। ये जो रिज़ल्ट आया है इसमें सईद गनी साहब ने बहुत मेहनत की है, और उसके साथ साथ जितने भी पीपल्स पार्टी के कारकुन, वर्कर, ऑफिस बियरर हैं, उन सब की मेहनत है, और इस वजह से ये रिज़ल्ट आया है। ये हकीकत है कि हम सिंगल इस तरह नहीं है कि हम ये मेयर अपना ला सकें। तो पीटीआई के अलावा जितने दीगर लोग हैं उन सब से हमारी मुशावरत जारी। अभी तक तो रिज़ल्ट ही आ रहे हैं, तो कोई बाकायदगी से किसी के साथ बाज़ाब्ता तौर पर हमारी कोई बात नहीं हुई। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि पीटीआई पीपल्स पार्टी के बोझ में जमात इस्लामी को सपोर्ट कर गई और वहां से मेयर मुंतखब करा लिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी फिर हाथ मलती रह जाएगी कि कराची में मेयर तो फिर नहीं बना? देखें, हमने खिदमत की है और उसका सिला हमें मिला है। सिंध गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और हम वो खिदमत करते रहेंगे। और ये कामयाबी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की है। उसके उस विज़न को लोगों ने वोट दिया है, जिसके तहत उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट की स्कीमें दी। उनका पैगाम बेहतरी का है, भलाई का है, अमन का है, और आपने देखा कि उन्होंने जो स्टैंड लिए हैं हर जगह पे, वो उसको लोगों ने पजीराई दी है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने परवरदिगार के कि उसने ये हमें इज़्ज़त दी। और आपने देखा कि हैदराबाद डिवीज़न में तो 90%
पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं कैंडिडेट जीते हैं। और यहाँ पे भी इस वक्त तक की जो इतलात है, हमें पूरी उम्मीद है कि अददी लिहाज से जो ज्यादा सीटें होंगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही होंगी। सिंपल मेजॉरिटी हमारे पास ना भी हो तो ठीक। मुझे लास्टली सर जरा क्विकली बता दीजिएगा, एमक्यूएम के साथ पोजीशन इस वक्त क्या है? वो तो बॉयकॉट किए हुए हैं, नाराजगी चल रही है, मान गए हैं, राजी कर लिए गए हैं। इस वक्त आपकी बातचीत क्या हो रही है एमक्यूएम के साथ? सर देखें, हमें बड़ा अफसोस है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने बायकॉट किया। उनको इस प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहिए था, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बहुत अहम होता है कि वो अपना इस प्रोसेस का हिस्सा ज़रूर रहें। लेकिन आपने देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के बायकॉट का असर ज़रूर हुआ, और लोगों का जो टर्न आउट रहा इतना ज़्यादा नहीं रहा, टर्न आउट कम रहा। तो बाकी आप जो कह रहे हैं कि हुकूमत में वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो उन्होंने ऐलान तो किया था मोहतरम खालिद मकबूल साहब ने कि जी हम इलेक्शन से तो बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा ज़रूर रहेंगे। तो ये अब उनके ऊपर मुनस्सर है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, आपके वकील, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। फिरदौस शमीम नकवी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, लेकिन लोग बहुत गुस्से में हैं और शायद इसी गुस्से का इजहार वो बैलेट में भी कर रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नकवी साहब, मुत्तहिदा के बायकॉट के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मतलब दूसरे भी नहीं तीसरे नंबर के ऊपर, कोई शिकस्त के असबाब मालूम हो सके आपको? जी, हमें तो पहले वाज़ेह में जिस असबाब को मालूम करने की क्या जरूरत है। जब रोज़े रोशन की तरह कोई चीज नजर आ रही हो सामने, तो उसके अंदर कोई तहकीक करने की क्या जरूरत है। कराची पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता शहर, सबसे साफ सुथरा शहर है, इसके अंदर बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, यहाँ सीवरेज का जितना आला निज़ाम पाया जाता है, यहाँ एक कतरा सीवरेज का ऐसा नहीं है जो बगैर ट्रीटमेंट के समुद्र में जाता हो। यहाँ के लोगों को पानी की घर में जितनी फरावानी से पानी मिलता है, पाकिस्तान के किसी शहर में नहीं मिलता। यहाँ जितना स्पिक स्पैन शहर है, यहाँ ना कोई बिल्डिंग गिरती है। मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ आप तंजन कह रहे हैं। परफेक्ट लाइफ है। 15 साल में जब कोई पार्टी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगी, तो फिर उसको हक पहुंचता है कि उसने जितनी सीटें लूज कर दी। सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आपने इतनी सीटें लूज क्यों की, इतनी परफेक्ट। आपने देखा नहीं वो टीवी का उनका ऐड चल रहा था कराची सबका, इलेक्शन वाले दिन भी। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपको नहीं लगता कि कराची से 14 एमएनएस तो कराची वालों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए, यहां से आपके एमपीएस हुए, कराची वालों ने आप पर एतमाद का इजहार किया, लेकिन पीटीआई डिलीवर नहीं कर सकी, जिसका गुस्सा अवाम ने बैलेट में निकाला है। चलिए डिलीवरी की बात कर लेते हैं ना। पहला तो बात पता चल गई ना आपको पीपल्स पार्टी को क्यों वोट दिया गया। बेहतरीन 15 साल से परफॉर्म कर रहे हैं। आपको नहीं लगता उसकी वजह ये हो सकती है कि लोगों ने ये सोचा है, कराची वालों ने, कि सूबाई हुकूमत क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास है तो सूबाई हुकूमत बेहतर अंदाज में डिलीवर कर सकती है, वो एम्पावर्ड है। मैं आपको एम्पावरमेंट होने के बावजूद उन्होंने उठा दिया है शहर को। 15 साल से जरा आके कराची के हालात तो देखें। लेकिन शहर वालों ने मैंडेट तो आपको दिया था ना नकवी साहब। आ रही थी जो आप लिटरली उसको ले रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। अब आपको बात करता हूं कि पीटीआई ने क्या किया है। पीटीआई ने, ये वो शहर है जिसके अंदर खून की होली खेली जाती थी, जहां बत्ताखोरी होती थी, जहां तवान सियासी पार्टियां कर रही थी। पीटीआई आई, इस शहर को अमन दिया। पीटीआई आई डिस्पाइट द 18th अमेंडमेंट, 1100 अरब का पैकेज दिया, जिसकी वजह से वो नाले बने जिसमें बिलावल भुट्टो कहते थे ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी। लेकिन माजरत के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में एक ऑपरेशन शुरू हुआ था 2013 में, उसके नतीजे में कराची में किसी हद तक रोशनियां लौटी और जो अमन व अमान का मामला था वो हल हुआ, और उसके अंदर इदारों ने भी भरपूर किरदार अदा किया। अच्छा जी, आपके ख्याल से उसमें सियासी जमातों का कोई किरदार नहीं है, ये आपका ख्याल है? मेरे ख्याल से जरा उस वक्त सियासी हुकूमत ही थी सर, मैं सियासी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। मैं एक चीज जानता हूँ, ये रेंजर जो है ना, वो इस शहर में 1988 में आए। अगर ये इतना आसान काम होता तो निपटा के चले गए होते। नकवी साहब, हो सकता है कि ये जो आप फौज के खिलाफ एक कैंपेन चलाए हुए हैं, इसका गुस्सा भी लोगों ने बैलेट में निकाला हो,
कि लोग उन जमातों को पसंद नहीं करते हैं जो एंटी पाकिस्तान एजेंडे को फरोग देती हैं। अवाम की राय ये थी कि इमरान खान को कराची शहर ने 3 सीटें दी हैं इस बाई इलेक्शन में, जबकि पीडीएम की हुकूमत थी। मेरी तो बड़ी हम्बल सबमिशन है, मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आपने जब शिकस्त के असबाब पता लगाने की कोशिश की तो क्या इन सब चीजों को नहीं देखा आपने जो हो रही है इस वक्त? तो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दोबारा रेगिंग हो रही है और वही है नासिर ठीक, ये धांधली के इल्जाम है। पीटीआई के कोर्ट ऑफ लॉ में जाने का इरादा भी रखते हैं। क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे खान साहब ने एक और यू टर्न लिया है। काफ लीग के परवेज इलाही साहब को, मोनिस इलाही साहब को जो है वो एक शो कॉज भी इशू हुआ है, पार्टी रुकनीयत भी मुअत्तल हुई है। क्या हो रहा है पंजाब की सियासत में, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 2 रोज पहले हमने देखा कि खान साहब ने मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह को लीडर की खुसूसियात पर इंटरव्यू दिया, जिसमें खान साहब ने खुलकर लीडर की खुसूसियात पर रोशनी डाली। कासिम अली शाह साहब तो पता नहीं उनको क्या समझ आया, लेकिन खान साहब का यू टर्न वाला लीडर वापस जरूर आ गया है। आज खान साहब ने एक बार फिर एक बड़ा यू टर्न लेते हुए कौमी असम्बली में जाने का फैसला कर लिया है। खान साहब का मौजूदा यू टर्न वजीर आजम शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले प्लान का एक हिस्सा है। उनकी बकौल खान साहब ने कहा कि अगर हम असम्बलियों में वापस नहीं जाते तो ये राजा रियाज से मिलकर केयर टेकर सेटअप बना लेंगे। गुज़श्ता 9 माह से असम्बलियों से गायब तहरीक इंसाफ को हुकूमत और अदलिया समेत हर जगह से असम्बलियों में वापस आने का मशवरा दिया जाता रहा, लेकिन खान साहब के असम्बलियों में जाना एक ड्रोने ख्वाब से कम दिखाई नहीं देता था। पार्टी की हालत कुछ ऐसी हो गई कि जब फवाद चौधरी बयान दे रहे थे कि कौमी असम्बलियों के इस्तीफे स्पीकर के मुंह पर दे मारेंगे, उसी वक्त खान साहब सहाफियों को ये बता रहे थे कि वो असम्बलियों में वापस जा रहे हैं। यानी 5:20 पर फवाद चौधरी साहब ने कारकुनान को यह बताया इस्तीफे अपने मुंह पर दे मारे हैं, और 5:35 पर इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम असेंबली में वापस जाने का इरादा रखते हैं। फवाद चौधरी साहब ने 5:20 पर क्या स्टेटमेंट दिया, जरा वो आपको दिखाते हैं। नेशनल असेंबली में हम तमाम लोगों ने अपने इस्तीफे स्पीकर के मुंह पे मारे और हम लोग असेंबली से बाहर आए। हमने कहा हम लोगों में जाएंगे। उसकी वजह यह थी कि हम असेंबलियों में इसलिए नहीं जाते कि हम कोई अमेरिका की गुलामी करने चले जाएं। हम इसलिए असेंबलियों में नहीं जाते कि लोगों को बुला के सिट हाउस में क्या किया जाए और वहां पे कहा जाए कि इसको वोट देनी और उसको वोट नहीं देनी। हम असेंबलियों में इसलिए जाते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की इज्जत हुर्मत की हिफाजत कर सके, और इमरान खान के तरीके इंसाफ ने अपने हुर्मत की हिफाजत की। खान साहब जिन्होंने अपने उम्मीदवारों के मुनरिफ होने को गद्दारी से जोड़ा, फिर उनको मुनरिफ अरकान को बहकाने का इल्जाम इस्टेब्लिशमेंट से लेकर अमेरिका पर लगाया, कहा कि ओबामा इस्टेब्लिशमेंट हमारे बंदे तोड़ने में मसरूफ थी, लेकिन आज वबागे दोहल नून लीग के बंदे तोड़ रहे हैं और इसको अपनी सियासी चाल का नाम दे रहे हैं। खान साहब ने कहा कि हम पहले इन अरकान को टेस्ट करेंगे और फिर इनको तहरीक इंसाफ में शामिल किया जाएगा, लेकिन पंजाब की सूरत हाल में सबसे दिलचस्प सूरत हाल तहरीक इंसाफ और काफ लीग का इंजमाम है। ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट और प्रो इस्टेब्लिशमेंट की जफ्फी के मिस्ताक है, यानी वो बगलगीर हो रहे हैं। ऐसे वक्त में जब खान साहब ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट पर तीर कमान सीधे किए हुए हैं, परवेज इलाही साहब फैसला इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से करते हैं। अभी कुछ दिन पहले परवेज इलाही खान साहब और तहरीक इंसाफ को जनरल बाजवा के हवाले से वार्निंग दे रहे थे। अब ये सूरत हाल मानी खेज है कि शादी घर वालों की मर्जी से हुई है या कोई लव मैरिज हो गई है। क्या तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान इस इंजमाम पर रजामंद है? क्योंकि हामिद खान साहब ने कहा है कि परवेज इलाही घाक सियासतदान है, तहरीक इंसाफ को अपना दामन उनसे बचा कर निकलना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि काफ लीग में भी चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से जो पार्टी के सदर हैं, उन्होंने शो कॉज नोटिस इशू कर दिए हैं और वो परवेज इलाही साहब को और मोनिस इलाही दोनों को इशू किया। उनकी पार्टी रुकनीयत भी मुअत्तल कर दी गई है। दूसरी जानिब पंजाब में गुज़श्ता 9-10 माह के सियासी ड्रामे का ड्रॉप सीन तो हो गया है, लेकिन सियासी पंडितों के नज़दीक फिल्म तो अब शुरू हुई है। पंजाब में अब तक जो चल रहा था वो T20 मैच था, छक्के चौके और एक दूसरे की विकेटें गिराने, अपनी विकेटें बचाने की वजह से मैच में देखने लायक बहुत कुछ था, लेकिन अब टेस्ट मैच होने जा रहा है। असल इम्तहान अब शुरू हुआ है। अब फैसला होगा कि पंजाब का अगला सुल्तान कौन होगा। हफ्ते के रोज पंजाब असम्बली खुद तहलील हो गई। अब हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से 3-3 नाम गवर्नर पंजाब को भिजवाए जाने हैं। मुस्लिम लीग नून तो भी मुशावरती अमल से गुजर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने पहल करते हुए 3 नाम गवर्नर को भिजवाए हैं। इमरान खान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए अहमद नवाज सुखेरा का नाम भिजवाया है, अब साथ ही नासिर खोसा का नाम भी है, और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी मुशावरत मुकम्मल की। नसीर अहमद खान भी इन्हीं 3 नामों के अंदर शामिल है, जिसमें नासिर खोसा और अहमद नवाज सुखेरा है। अब इन 3 नामों से सीनियर सहाफ़ी राना अबरार खालिद साहब ने वर्किंग कर रखी है कि तीनों नाम किस मेरिट की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तजवीज़ किए हैं। राना अबरार खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए, किस मेरिट की बुनियाद पर, किस क्राइटेरिया पर ये 3 नाम फ्लोट हुए, इस हवाले से आपकी वर्किंग क्या है?
मैं कल हैरान हो गया जब ये अनाउंसमेंट आई तो चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब को इनके नाम भी पढ़ना नहीं आ रहे थे, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के लोग बता रहे थे। उन्होंने क्लियर कट कहा कि ये इमरान खान का फैसला है। सबसे पहले अहमद नवाज सुखेरा, नंबर 2 नसीर अहमद खान जो कि मुशर्रफ दौर में काफ लीग के एमएनए हुआ करते थे, और नंबर 3 नासिर महमूद खोसा जो कि साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आसिफ सईद खोसा के भाई हैं। तो एक तो ये हुआ है जो मुझे सरप्राइज कोई खास नहीं हुआ, बल्कि लोगों को हुआ कि इमरान खान के बारे में एक बात मशहूर थी कि ये मोहसिन कुश है, लेकिन कल के फैसले ने इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो मोहसिन कुश नहीं है, बल्कि अपने मोहसिनों को हमेशा याद रखते हैं और एहसान की सूरत में देते हैं। तो अहमद नवाज सुखेरा जो उनका सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट कैंडिडेट है, उसके वाले से एक बात तो नाजरीन को यह बता दूं कि वो अभी तक ग्रेड 22 के सिविल सर्विस ऑफिसर हैं और सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन के ओहदे पर मौजूद हैं। इमरान खान पता नहीं किस तरह के सियासी लीडर हैं, किस तरह की सियासी दानिश का इस्तेमाल करते हैं। उनको उनके मुशीरों ने यह भी नहीं बताया कि एक हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजिम, सरकारी ऑफिसर किसी सियासी ओहदे पर नहीं आ सकता, बल्कि रिटायरमेंट के भी 2 साल बाद वो सियासत में आ सकता है। लेकिन इमरान खान तो शहनशाह है ना, वो पाकिस्तान के शहनशाह हैं, वो अकबर आजम सानी उनको कहा जाए तो मेरे ख्याल में कोई गलत बात नहीं होगी कि उनकी मर्जी है कि वो जो चाहे करें। उनकी मर्जी है, वो चाहे तो एक हाजिर सर्विस ग्रेड 22 के ऑफिसर को चीफ मिनिस्टर भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं इस हवाले से कि अहमद नवाज सुखेरा को सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन इमरान खान ने लगाया था, और जब 2020 में मैंने और अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन है तो क्या क्या काम सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन से लिए गए होंगे। अब वो जाहिर है आपका कनेक्शन भी तोशा खाना वाली स्टोरी से है। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी रेहान तारक साहब, मैं उसकी तफसीलात आपको बता रहा हूं कि जो 2020 में इनको 2020 के शुरू में इमरान खान ने सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन लगाया था अहमद नवाज सुखेरा साहब को। ये इनके एचिसन कॉलेज में साथ पढ़ते थे, मतलब क्लास फेलो नहीं थे लेकिन कॉलेज फेलो थे। और अहमद नवाज सुखेरा एचिसन कॉलेज लाहौर की क्रिकेट टीम के कप्तान थे। इमरान खान ने इनके अंडर खेला है। ये पुरानी दोस्ती निभाते हुए इनको 2020 के शुरू में सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन लगाया गया। जब आपको याद होगा, मैंने नवंबर 2020 में इमरान खान के गैर मुल्की तहफ़ की तफसीलात मांगी थी, क्योंकि मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया था कि वजीर आजम इमरान खान ने गैर मुल्की तहफ़ बेचे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन बात थी कि यार वजीर आजम, किसी मुल्क का वजीर आजम कोई तोहफा बेच सकता है, किसी दूसरे मुल्क के सरबराह का दिया हुआ तोहफा वो भी। तो मैंने जब आरटीआई रिक्वेस्ट भेजी थी तो यही अहमद नवाज सुखेरा थे जिन्होंने इनकार कर दिया था और मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। फिर मैंने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील की, मेरे हक में फैसला हुआ। इनको ऑर्डर किया गया कि 7 दिन के अंदर इमरान खान के तहफ़ की तफसीलात फराहम करें, लेकिन इन्होंने फराहम नहीं की। फिर मैंने इम्प्लीमेंटेशन की 3 एप्लीकेशनें 2021 में वक्तन थी। ये फरवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2021 के दौरान इन 3 महीनों में मैंने 3 एप्लीकेशनें दी कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन अपने फैसले पर अमल दरामद करवाए। हर एप्लीकेशन के अगेंस्ट शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया कि फौरी तौर पर इमरान खान के गैर मुल्की तहफ़ की मालूमात फराहम की जाए। बिलाखिर अप्रैल में इसी अहमद नवाज सुखेरा साहब ने डिनाई कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। और जो दूसरा कैंडिडेट है नासिर महमूद खोसा, उसके बारे में भी आपके नाजरीन को कुछ मालूमात तो होंगी। मैं भी कुछ बताना चाहता हूं कि आसिफ सईद खोसा जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे, वो उनके छोटे भाई हैं। ये डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखते हैं। और आपको याद होगा ना पनामा केस, जिसमें नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था और हुकूमत तब्दील हो गई थी, शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम बने थे। उसके बाद ये हुआ था कि नैब को
भेज दिया गया था मामला। नैब ने रेफरेंस भेजे थे नैब कोर्ट्स में, और आसिफ सईद खोसा साहब ने एक मॉनिटर जज मुकर्रर किया था सुप्रीम कोर्ट का, जो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के केसेस की समाअत की निगरानी करेगा। और पाबंद किया गया था नैब कोर्ट्स को कि वो 3 महीने के अंदर ये फैसला सुनाएंगे। तो जो खोसा खानदान है, ये आसिफ सईद खोसा, नासिर महमूद खोसा, ये इनका एहसान है इमरान खान के ऊपर, क्योंकि इन्होंने पूरा एक माहौल तैयार किया। ठीक है, राना अबरार खालिद साहब जरा क्विकली अब ये नसीर अहमद खान साहब से मुताल्लिक भी बता दीजिएगा, मतलब काफ लीग के एमएनए रहे हैं, क्या लगता है कि यही एक नाम है जो शायद परवेज इलाही साहब ने कहीं सजेस्ट किया होगा, ऐसा ही है, ये इसमें भी कोई बंदा नवाजी का एलिमेंट है? जी, ये काफ लीग के एमएनए थे मुशर्रफ दौर में। इसमें बिलाशुबा आपकी सोच दुरुस्त है कि ये परवेज इलाही की चॉइस हो सकते हैं, लेकिन राना साहब आई हैव टू क्विकली फाइंड इट अप, मुझे कोई शॉर्ट ब्रेक लेनी है। थैंक यू वेरी मच। राना अबरार खालिद थे। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पेट्रोलियम क्राइसिस के हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही है, इसमें किस हद तक सदाकत है बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पेट्रोलियम सेक्टर को लेकर 2 खबरें हैं, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की खरीदारी से मुताल्लिक रूसी वज़ीर तवानाई की सरबराही में आला सतही 80 रुकनी वफ्द कल पाकिस्तान पहुंच रहा है। रूस और पाकिस्तान के माबैन 18 से 20 जनवरी फैसला कुन इजलास इस्लामाबाद में तयशुदा था और ज़राए के मुताबिक रूस से फौरी तौर पर 30% रियायत पर खाम तेल और दीगर तवानाई मसनूआत हासिल करने का प्लान फाइनल कर लिया गया और यह माहिदा फाइनल हो जाएगा तो पाकिस्तान को सालाना $2 अरब ज़र मुबादला की बचत हो सकेगी। पाकिस्तानी रिफाइनरीज ने रूसी खाम तेल से पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार मुमकिन करार दे दिए। लेकिन बुरी खबर यह है कि सब कुछ जल्दी करना होगा, क्योंकि इस दौरान पेट्रोलियम मसनूआत को लेकर कुछ परेशान कुन खबरें आ रही है, क्योंकि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई खतरे और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जानिब से एलसीज ना खुलने की वजह और दिक्कत जो है उसे खत की सूरत में बता दिया गया। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम डिवीजन को लिखे गए खत में सब कुछ बताया गया है कि अगर ना मिला तो उससे कितना नुकसान होने जा रहा है। उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान जल्द से जल्द रूसी वफ्द के इस विजिट को कैपिटलाइज करेगी और मुल्क में पेट्रोलियम क्राइसिस नहीं होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।